नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना को लेकर अजीब सी दहशत है लोगों में। कहीं से खबर आ रही है कि जब स्वास्थ्य कर्मचारी और पुलिस के लोग वहां कोरोना से पीड़ित किसी व्यक्ति को निकालने के लिए गए तो उन पर हमला कर दिया। कहीं डॉक्टरों पर हमला हो गया, कहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला हो गया, कहीं कहीं लोग गाँव में और मोहल्ले में सड़कों पर गड्ढे रूप से ताकि कोई सड़क के इस पार और उस पार नहीं जा सके। बहुत दहशत है कोरोना को लेकर, लेकिन क्या सचमुच ये दहशत जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग जो है अनेक तरह के संदेहों और शंकाओं के इस मामले पर हमने बातचीत की मुंबई के डॉक्टर अशोक सिंह जो एमडी हैं और में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं और कुछ भी डेवलपमेंट पूरी दुनिया में हो रहा है उस पर उनकी नजर है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बहुत सीधा सवाल, बहुत साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतनी दहशत है कि ऐसा लग रहा है कि हर आदमी जो है मौत से डरा हुआ है। क्या जिनको भी कोरोना हो जाए, जो संक्रमित हो जाए कोरोना से, क्या उनकी मौत जो है वो एकदम निश्चित है जिसके चलते इस तरह की दहशत है? शैलेश जी नमस्कार। आपने सही सवाल पूछा कि कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं इसमें तो 80% लोग अपने आप से ठीक हो जाते हैं, थोड़ा सिम्टोमेटिक दवा का जरूरत पड़ता है। 15% लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वो भी आराम से ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 5% लोगों में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। अभी आप बताइए कि जिस बीमारी में 95% लोग आराम से ठीक हो जाते हैं, पूरा स्वस्थ हो जाते हैं, उसमें डेथ थ्रेट की बात कहाँ से आ गई? डेथ वारंट की बात कहाँ से आ गई? ये तो लोग मीडिया का न्यूज़ देख के रॉन्ग व्हाट्सएप मैसेज पढ़ पढ़ के डर गए हैं, पूरा भय का वातावरण बन गया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसी बात नहीं है। यानी इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने कहा डॉक्टर साहब कि कुछ 5% लोग खतरे में होते हैं। वो कौन लोग हैं जो खतरे में होते हैं और वो कौन लोग हैं जो इस बीमारी से या इस संक्रमण से बहुत आसानी से बचकर निकल सकते हैं? हाँ, देखिए, ये बीमारी सीरियस रूप लेने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज है। पहला, जो इनिशियल वायरल का इन्फेक्शन का डोज है, वो जैसे किसी को बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव डोज हुआ वायरस का तो ज़्यादा सीरियस बीमारी होगा, जिसमें कम हुआ उसमें कम होएगा। लेकिन दूसरी इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ है कि जो स्वस्थ आदमी है, यंग आदमी है, उसमें ये बीमारी सीरियस रूप नहीं लेती। जो ओल्ड एज है, जिसको पहले से हार्ट का बीमारी है, जिसको पहले से डायबिटीज है और किसी तरीके से उनकी कमजोर स्थिति में है, उनको ये बीमारी सीरियस हो सकती है। इसका रीजन है कि इस बीमारी में एक साइटोकाइन स्टार्म होता है। स्टार्म मतलब बहुत ढेर सारे केमिकल एक साथ निकलते हैं। तो इस स्टार्म से जो यंग आदमी होता है वो स्टार्म को टॉलरेट करता है और धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। तो ओल्ड एज वाले लोग हैं या जिनको पहले से हार्ट की बीमारी है, जिसको पहले से फेफड़े की बीमारी है, जिसको पहले से कोई क्रॉनिक इलनेस है, वो बीमारी की वजह से ये जो साइटोकाइन स्टार्म है वो सहन नहीं कर पाते और उनके साथ धोखा हो जाता है। तो यानी बहुत ज्यादा इससे मौत से डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी गंभीर है, इससे बचने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। पर अगर हम दुनिया का उदाहरण देखें तो अमेरिका में बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं। 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और शहरी लोगों में जो घबराहट है या व्हाट्सएप पर जो लोग भरोसा करते हैं उन लोगों के बीच घबराहट है, उसका एक बड़ा कारण है जो जिस तरह से अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, उसके अलावा ब्रिटेन में मौत हुई है वो है। हालांकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल अगर देखें तो काफ़ी नियंत्रण में है। तो अगर ये सब कुछ आसान है तो क्या कारण है कि जो यूरोप और अमेरिका के देश वहाँ बहुत मौतें हो रही हैं? हाँ, देखिए, इसमें एक तो फैक्ट है कि जो वायरल पैंडेमिक होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा सीरियस होते हैं। जो बैक्टीरियल पैंडेमिक होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में हैं, वायरल पैंडेमिक
यहाँ ज़्यादा सीरियस हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, हमारे एरिया में लोग मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया और बाकी इन्फेक्शन से बार बार पीड़ित होते रहते हैं। उससे उनके अंदर एंटीबॉडीज बनती रहती हैं। ये एंटीबॉडीज कुछ हद तक इन बीमारियों में भी काम करती है। तीसरी चीज, हम लोग यहाँ बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं, उससे भी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। ये बहुत ही साइंटिफिक वो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ट्रॉपिकल क्लाइमेट, अपने यहाँ जो ट्रॉपिकल इन्फेक्शन होते रहते हैं उसकी वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो बीसीजी वैक्सीन होता है उससे इम्यूनिटी डेवलप होती है, ये सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट मिला के अपने यहाँ बीमारी उतनी सीरियस रूप नहीं ले रही है और हमारे यहाँ डेथ रेट भी वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से बहुत कम। आपने जो कहा डॉक्टर साहब, उसके हिसाब से ये बहुत सब लोगों के लिए बहुत चिंताजनक बीमारी नहीं है, लेकिन एक समस्या ये आ रही है कि भारत में अभी तक जो स्थिति है कि अगर कोई सस्पेक्ट भी है तो उसको घर से उठाकर क्वारंटीन सेंटर में ले जाते हैं, अलग कर देते हैं और उससे दहशत बहुत बढ़ जाती है। तो क्या ये इसकी बहुत ज़रूरत है कि लोगों को उठाकर किसी क्वारंटीन सेंटर में या किसी हॉस्पिटल में ही दाखिल कराया जाए? तो क्या वो घर में जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि 80% लोग बहुत आराम से ठीक हो जाते हैं, उनको ज़्यादा दवा का जरूरत नहीं पड़ता, ज़्यादा केयर का जरूरत नहीं पड़ता। 80% लोगों का इलाज हम लोग होम आइसोलेशन में आराम से कर सकते हैं। और ये जान करके आपको भी खुशी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के गाइड 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिया है और हमारे भारत सरकार ने भी उसका संज्ञान लिया, इसलिए अभी होम आइसोलेशन अलाउ कर दिया है कुछ शर्तों के साथ। आपको एक कंसेंट फॉर्म भरना पड़ेगा, जो पेशेंट है उसके लिए एडवाइजरी दी जाएगी, पेशेंट के रिलेटिव है उसके लिए एडवाइजरी दी जाएगी। इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप घर पे आके अपना इलाज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात हो गई। आप जैसे आपने बताया कि लोगों को क्वारंटाइन की न्यूज़ सुन सुन के बहुत दहशत हो गई थी, सरकार को पुलिस भेजनी पड़ती थी पेशेंट को लाने के लिए। इस कदम से ये सब प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया। समझ लीजिए कि जो पेशेंट लोग हैं जिसको सर्दी जुकाम हो गया, वो भी खुद सामने आके टेस्ट कराएंगे। अगर बीमारी हल्की फुल्की रहेगी तो उनका घर पे इलाज हो जाएगा, वो भी खुश रहेंगे, घर के वातावरण में इलाज हो जाएगा। इससे दूसरा फायदा क्या होगा, अभी तक जो भी पेशेंट पॉजिटिव होते थे वो किसी न किसी गवर्नमेंट सेंटर में रखे जाते थे, चाहे कोविड सेंटर में, कोविड केयर सेंटर में हो या होम क्वारंटाइन या हॉस्पिटल क्वारंटाइन में हो। तो अभी ये 80% लोड कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ है और पब्लिक को तो बहुत ही फायदा है। ये लॉकडाउन के बाद सबसे अच्छा कदम जो सरकार ने लिया वो होम आइसोलेशन का है। इससे लोगों में जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लोग खुद के सामने आएंगे कि हमारा टेस्ट करो, अगर पॉजिटिव तो घर पे रह के इलाज करेंगे। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय जो मेन दहशत है ना, वो कोरोना बीमारी से नहीं, वो क्वारंटाइन से लोग बहुत डरे हुए हैं। ये कदम से अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरा यहाँ पर एक दूसरा सवाल उठता है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि कोरोना का कोई इलाज तो है नहीं, कुछ सिम्टम्स के इलाज होते हैं, तो आखिरकार लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत ही क्या है? देखिए, कोई भी जो वायरल डिजीज होती है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, वो स्टार्ट होती है, कुछ दिन बॉडी में परसिस्ट करती है और ठीक हो जाती है। तो जब ये स्टार्ट होती है और ठीक होती है, उसके बीच में वो बॉडी के हर वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करती है। तो उस वाइटल ऑर्गन पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करना, ये हॉस्पिटल में पॉसिबल है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, किसी को बार बार उल्टी हो रही है, पानी कम हो गया, यूरिन आउटपुट कम हो गया, क्रिएटिनिन बढ़ने लगा, तो उसको आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा। किसी इन्फेक्शन डिटेक्ट हो गया तो उसको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। तो कोरोना के लिए किसी को एडमिट नहीं होना, लेकिन इसके लिए इस कोरोना की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो तो हॉस्पिटल में ही मैनेज हो सकते हैं, इसलिए उनको एडमिट करना पड़ता है। मतलब ये है कि कोरोना के साथ जो दूसरे लक्षण होते हैं उनका इलाज होता है ताकि कोरोना से मुक्त होने में उनको ज़्यादा आसानी हो जाए, वो उससे मुक्त हो सके। अच्छा, एक बात और डॉक्टर साहब, मैं ये बार बार हमारे सामने आता है
कि ये जो जो आपने बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं ठीक भी हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनको तो कोई लक्षण ही नहीं होता है, ना तो उनको सूखी खांसी होती है, ना उनको तेज बुखार होता है, ना ही कोई बदन में दर्द होता है उस तरह से जो भयानक, और मतलब कोई सिम्टम तो दिखता नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि, और अब 130-35 करोड़ के लोग देश में जो है, सबका जो है वो उसकी जांच तो हो नहीं सकती है कि उसका टेस्ट किया जाए और ये कोरोना है कि नहीं है। तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनको कोरोना है कि नहीं है? देखिए, एक कोरोना एक तरह का फ्लू का बीमारी है। फ्लू मतलब सर्दी जुकाम। तो सर्दी, एक कुछ लोग तो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उसको पता भी नहीं लगेगा और उसको पता करने का कोई जरूरत भी नहीं है। कुछ लोगों में ये जो कोल्ड कफ होता है, अगर कोल्ड कफ के साथ बहुत ज्यादा वीकनेस लग रहा है, बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है, चलने फिरने में बहुत ज्यादा सांस फूलने के तकलीफ हो रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि हमारा फ्लू बहुत ही सीरियस टाइप का है, तब समझिए कि इसको जरूर कोरोना के टेस्ट की जरूरत है, कि इसको कोरोना बीमारी होने का चांस है। अदरवाइज बुखार, सर्दी, खांसी ये आम बीमारियों में जैसी होती है वैसे इसमें भी होती है, लेकिन डिफ्रेंसिएशन के लिए इतना हम लोग ये 3 चीज का ध्यान रखें कि अगर नॉर्मल सर्दी जुकाम में जो वीकनेस, थकान लगती है उससे बहुत ज़्यादा लग रही है, आपको खांसी या सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो इसका जांच जरूर कराएं। अच्छा, एक बात और यहाँ पर उठती है कि अब जब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसका जो इसमें इम्यूनिटी तभी आएगी जब जो है करीब 50-60% लोगों को ये बीमारी हो जाएगी, क्योंकि ये वायरस जो है उसके पहले इम्यून होने नहीं देता है। तो फिर हम जो इतना लॉकडाउन और ये तामझाम सारा कुछ चल रहा है, क्या दिक्कत है? अगर यंग जनरेशन जो है उसके सामने कोई खतरा नहीं है, तो जो ओल्ड एज के लोग हैं उन पे थोड़ी पाबंदी हो, जो किसी और बीमारी से पीड़ित हैं उन पे पाबंदी हो, और बाकी लोग जो हैं उनको सामान्य काम करने दिया जाए। क्या जरूरत है लॉकडाउन जैसी चीजों की? शैलेश जी, आप जो बात कर रहे हैं हमको लगता है हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरोधक शक्ति। इम्यून सिस्टम इज डिफेंस सिस्टम। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर एंटीबॉडीज बनाती है, उसको आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी बोलते हैं। ये एंटीबॉडीज वो वायरस और बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करती हैं और किल करती हैं। दूसरी बात, बैक्टीरिया वायरस किल होने के बाद इस एंटीबॉडी का लेवल शरीर में काफी दिन तक मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन दोबारा नहीं होता। तीसरी बात, जैसे आज इंडिया में भी छोटे छोटे इन्फेक्शन होते रहते हैं, पानी द्वारा, हवा द्वारा। इन छोटे छोटे इन्फेक्शन से आसपास में रहने वाले लोगों में भी एंटीबॉडी बन जाती है और इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे आपको डेंगू फीवर हो गया तो डेंगू NH1 हो गया, डेंगू से आप रिकवर कर गए तो 2-3 साल तक डेंगू नहीं होगा। लेकिन जो इम्यून रिस्पांस है SARS-CoV-2 वायरस के प्रति, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, अभी इसमें बहुत ही काम चालू है। जब भी इन्फेक्शन होता है, जो एंटीबॉडीज लेवल बनती है IgM, एंड IgG, वो लेवल बहुत अच्छी मात्रा में नहीं बनती है। ये लेवल बन गया तो बहुत देर तक मेंटेन नहीं रहती है। इसके लिए आपने सुना होगा कि आदमी बीमार पड़ने के बाद इन्फेक्शन हो रहा है, दोबारा बीमार पड़ जा रहा है। मेरा मतलब है कि इन्फेक्शन होने के बाद भी बॉडी में एंटीबॉडी अच्छी तरह से नहीं बन रही है, आदमी को प्रोटेक्टेड नहीं है। अभी आप ये समझ लीजिए कि जिस आदमी को इन्फेक्शन हुआ उसमें एंटीबॉडी प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हुई, तो छोटे मोटे इन्फेक्शन के आसपास लोगों में इम्यूनिटी डेवलप होने का चांस बहुत कम है। तो जहाँ तक हर्ड इम्यूनिटी की बात है, ये कोरोना SARS-2 जो वायरस है, इसके अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी अच्छे से नहीं कर रही है। हर्ड इम्यूनिटी का प्रयोग हम लोग को नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत ही घातक होते हैं। लेकिन सवाल ये भी तो है कि कितने दिनों तक ये लॉकडाउन चलेगा, और इसके अलावा
ये भी कह रहे हैं बहुत सारे विशेषज्ञ कि इसका एक सेकेंड राउंड हो सकता है, थर्ड राउंड हो सकता है। तो अगर सब लोग घर में बंद रहेंगे तो एक तो रोजगार जैसी समस्याएं हैं, खाएंगे पिएंगे क्या, सारा कामकाज ठप है। तो अगर हर्ड इम्यूनिटी इलाज नहीं है, मतलब समाधान नहीं है, तो क्या समाधान है? देखिए, जहां तक लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन हेल्प करता है, इन्फेक्शन स्प्रेड होने से बचाता है। मतलब इस पे स्प्रेड होने की जो रफ्तार है लॉकडाउन से कम हो गई। लेकिन इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक ही कारगर चीज है, वो इफेक्टिव वैक्सीन। जिस दिन इफेक्टिव वैक्सीन आ गई उस दिन से कोरोना का उल्टी गिनती चालू हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि वैक्सीन आ जाए, लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि यूरोप में, इवन अमेरिका में फ्लू जो है उससे हर साल 4-5 लाख लोग मर जाते हैं। लेकिन उसका भी एक परफेक्ट वैक्सीन जो है, कुछ वैक्सीन आए हैं लेकिन कोई परफेक्ट वैक्सीन अभी तक उसका नहीं आया है शायद। नहीं, उसमें कैसा है कि ये जो वायरल वैक्सीन होते हैं ना, ईयरली बनते हैं। उसका 1 साल तक रहता है, जिस वायरल के स्ट्रेन के अंदर वैक्सीन बनता है, अगले साल फिर दूसरा वैक्सीन नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट बैच बनाते हैं। अभी जो इस वायरस के लिए है, पहले हम लोग सोचते थे कि साल भर लग जाएगा वैक्सीन आने में, लेकिन जिस तरीके से काम इतना तेजी से हो रहा है, ऐसा लगता है 6-7 महीने के अंदर वैक्सीन आ जाएगा। और एक बार वैक्सीन आ गया तो बाल अपने हाथ में है। हम कितना ज़्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन करते हैं, कितना अपने लोगों को इम्यूनाइजेशन करते हैं, उतने जल्दी हम लोग कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। तो लेकिन ये जो है सेकेंड थर्ड राउंड नहीं आएगा। मान लीजिए इस लॉकडाउन से हम निकल जाते हैं मई में या जून में, उसके बाद सेकेंड या थर्ड राउंड नहीं शुरू होगा। इस तरह की कोई बात कही जा सकती है क्या? नहीं, इस बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। अगर अभी हमारे पास 3-4-5 महीने टाइम है, उस टाइम पीरियड के दौरान अगर इफेक्टिव वैक्सीन आ गई और हमने अपने पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया, तो सेकेंड थर्ड राउंड पेंडेमिक होने का चांस कम हो जाएगा। अगर वैक्सीन नहीं आई तो ये खतरा हमेशा बना रहेगा। लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर साहब की, जो जैसे साउथ कोरिया है, नीदरलैंड्स है, सिंगापुर है, यहाँ पर बहुत सारे देश हैं जिन्होंने कि अपने यहाँ ढील देना शुरू किया। बड़ा रूटीन सा लाइफ जो है, थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन है, और वो सारी चीज़ें उनके बहुत सारे देशों में तो स्कूल खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, सामान्य हो गया थोड़ा। वो जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात करते हैं, हैंड हाइजीन की बात करते हैं, लेकिन कोई हमारे यहाँ जिस तरह से लोग पूरे घर के घर में कैद है, वैसी स्थिति नहीं है। देखिए, आपने जिन देशों का नाम लिया वो छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन उनका बहुत कम है, फिर भी आपने बताया कि उनके यहाँ ओपन किया विद रिस्ट्रिक्शन। हम लोग ऐसा है कि बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत है, हम लोग भी, हमारी गवर्नमेंट भी यहाँ भी लॉकडाउन स्लो ओपन कर रही है। जैसे आपने देखा होगा एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन हो गए, ग्रीन जोन में दुकानें भी खुल गई। हमको बहुत फूक के कदम रखना है कि जो हमने इतना अच्छा स्टैटिस्टिक्स अपना बनाया है कि बीमारी स्प्रेड नहीं हुई, मॉर्टेलिटी बहुत कम हुई, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो सेटअप नहीं होनी चाहिए। एक चीज देखिए, जो कोरोना के स्प्रेड होने की साइंस है वो बिल्कुल 100% क्लियर है। ये 3 ही रीजन है जिससे स्प्रेड होता है। एक से आदमी खांसता है, डायरेक्ट दूसरे आदमी को इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए मास्क पहने, डिस्टेंस बना के रखें। दूसरा, वो ड्रॉपलेट सरफेस पे गिरता है, कोई आदमी टच करता है तो वो इन्फेक्ट हो जाता है, उसके लिए बताया गया कि हैंड हाइजीन करते रहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वायरस थोड़ा देर हवा में भी जिंदा रहता है। अगर टेम्परेचर 26 या इसके ऊपर है तो सिर्फ 2-3 मिनट जिंदा रहता है। अगर 16 डिग्री या इसके नीचे है तो 2-3 घंटे जिंदा रहता है। तो ये 3 प्रिंसिपल फॉलो करके कि हम डिस्टेंस बना करके, मास्क लगा करके, वेल वेंटिलेटेड जगह पे, नेचुरल हवा में जो भी काम कर सके, उससे इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस बहुत कम रहेगा। और इन्फेक्शन स्प्रेड भी हुआ तो वायरल लोड बहुत कम रहेगा, बहुत सीरियस नहीं होंगे। डॉक्टर अशोक, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि
लोग ये कह रहे हैं कि भारत में अभी भी जो है पीक नहीं आया है, और वो पीक जो है शायद मई में दूसरे तीसरे हफ्ते तक आएगा, और तब जो है काफ़ी सारा नुकसान जो है हो सकता है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव पेशेंट का नंबर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो पॉजिटिव परसेंटेज है, मतलब जो 100 टेस्ट करते हैं उसमें कितने पॉजिटिव आते हैं, वो 23 मार्च को 4 थे, मतलब 100 टेस्ट किया तो 4 पॉजिटिव आते थे। अभी 26 अप्रैल को भी ये आंकड़ा सेम था, तो 100 टेस्ट किया तो 4 पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब नंबर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग बढ़ रही है। इन सब चीज़ों में एक बात बोलना चाहूँगा कि जो नंबर ऑफ डेथ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आंकड़ा है। आज के डेट में कोई भी कोविड डेथ, कोरोना रिलेटेड डेथ हमेशा रजिस्टर्ड में आ जाती है, ये मिस नहीं हो सकती। अगर मरने वालों की संख्या अगर कम होने लगी तो समझ लीजिए कि हम लोगों ने पीक क्रॉस कर लिया। जैसे कि पहले हफ्ते में ये 226 थी, लास्ट वीक जो खत्म हुआ 26 तारीख, वो हफ्ते में ये 303 था। तो जिस दिन ये आंकड़ा डाउनवर्ड चालू हो जाएगा, हम लोग समझेंगे कि हम लोग पीक क्रॉस कर लिए। ये टाइम कब आएगा ये बोलना बहुत मुश्किल है, और अभी लॉकडाउन का पीरियड है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, मतलब नेक्स्ट 3-4 वीक्स में डेफिनेटली हम लोग कुछ कहने लायक हो जाएंगे कि इसका पीक कब आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक सिंह, आपने बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी जानकारी दी। मैं एक अपने दर्शकों के लिए सिर्फ इसको समअप करना चाहूँगा कि डॉक्टर अशोक सिंह जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, MD हैं, मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं। उनका कहना है कि ये जो मौत का डर लेकर हर आदमी घूम रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। कोरोना से 95% लोग तो ठीक ही हो जाते हैं, कुछ 5% लोगों को ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, उनमें से भी बहुत सारे जीवित बच जाते हैं और उनका हॉस्पिटल में उनके सिम्टम के हिसाब से इलाज हो जाता है। तो इसलिए इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि संक्रमण नहीं हो, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों को संक्रमण होगा तो जाहिर सी बात है कि अस्पतालों में इतनी जगह नहीं होती कि सब लोगों का एक साथ इलाज किया जा सके, और इसलिए लॉकडाउन जैसी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि संक्रमण एक साथ समाज के बड़े हिस्से में फैल नहीं जाए और कम से कम हिस्सों में वो रहे, कम से कम लोगों में रहे, ताकि उसका इलाज किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह। हम फिर आपसे किसी दिन इस पर और बातचीत करेंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।